बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबसे बहुत ज़्यादा माजरत कि मैं काफ़ी अर्सा जो है कोई वीडियो या व्लॉग नहीं अपलोड कर सका, क्योंकि मेरे कुछ अपनी मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उनमें इंगेज हो गया। तो असल में आज का जो टॉपिक था, ये काफ़ी अरसे से मैं इस पे बात करना चाह रहा था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया। आई नो कि पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि वो हादसा जो पेश आया, वो जो लोग समुंदर में जर्मनी के करीब जो साहिल था, वो समुद्र के अंदर डंकी लगाने वाले लोग, वो काफ़ी जवान जो है ना 238 के राउंड अबाउट जो है ना पाकिस्तानी जवान, वो अल्लाह को प्यारे हो गए इस मामले में। तो आज मैंने सोचा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी जो बंदा आपको डंकी लगाने के लिए, वो ब्रोकर कह लें या वो आपका डीलर कह लें या वो एजेंट कह लें, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, इन चीज़ों से आपको आगाह नहीं करेगा और आपको एक ट्रैप किया जाता है इस काम में। इस काम को करने के लिए वो ट्रैप क्या है और उस ट्रैप में आपको किन किन प्रॉब्लम्स का बाद में फेस करना पड़ेगा, आज उनके बारे में मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा और बाकी मैं आपको जो तफसील है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। जी, तो असल में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि लोग जो यहाँ से डंकी लगा के जाते हैं, मैं पाकिस्तान की भी बात करता हूँ, बाकी मुल्कों के भी रूल सेम है, आप ये समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अब यहाँ पे एजेंट क्या करता है, मैं आपको अब स्टार्ट से शुरू से लेके एंड तक बताता हूँ। जो मैंने खुद सर्च आउट किया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं तुर्की में ही मिला और वो ये काम करते थे ज़्यादातर। आप समझ लें, मैं किसी भी कौम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सारे समझदार हैं कि कौन से लोग इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अब वो करते क्या हैं, आप अगर किसी के पास भी जाते हैं जी कि मैं इलीगली जाना चाहता हूं यूरोप, तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है जी, हम आपको यहाँ से चमन बॉर्डर के पास या दूसरा वो एक तुर्खम बॉर्डर है उसके पास आपको जो है ना जी बस से बिठाएंगे, बस पे बिठाएंगे, वो बस लेके आपको ईरान जाएगी। ईरान का बॉर्डर क्रॉस होगा, ताफ्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको आगे जो है ना वो तुर्की के बॉर्डर पे जब भी हमें कोई सिचुएशन फिजिबल नज़र आई, कोई ऐसी जगह से जहां से सिक्योरिटी कम होती है या बाज़ औक़ात बारिश वगैरह की वजह से, कोई मौसमी तूफ़ान की वजह से वहां पे सिक्योरिटी लैप्स आता है, जैसे ही वो गैप आता है तो आपको तुर्की शिफ्ट किया जाता है। और यहां तक तो बात आ गई समझ में। एक दफ़ा आप तुर्की पहुंच जाते हैं, आगे क्या किया जाता है, आगे वो आपको लेके ना पूरे ग्रुप को वो एक सेफ हाउस में लेके जाते हैं। उनके कहने के मुताबिक सेफ हाउस है, वरना मैं उसको ट्रैप हाउस समझता हूं। होता क्या है वहां पे क्या होगा जी, वो आपके लोगों के बड़े हमदर्द होंगे, आपकी फैमिली, इवन कि आपकी फैमिली हो तो आप ज्यादा फंस गए हैं। आप समझ लें कि आपके फिर हाथ पांव भी बंध गए। अकेला बंदा हो तो फिर भी कुछ उसकी बचत हो सकती है। आज मैं वो बातें करूंगा जिनकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है और लोगों की जानें जाया हो रही हैं। आज मैंने इसके ऊपर सारी खुल के बात करनी है। किसी का दिल दुखता है, दुखे, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा चैनल छोड़ के जाना चाहे चला जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि ये बातें मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिन लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में। लानत भेजता हूं ऐसे पैसे पे जो किसी की जान के ऊपर खेलकर, किसी की जिंदगी के साथ खेलकर आपको हासिल हो। अब होता क्या है, वहां पे आपको सेफ हाउस में लेके जाया जाएगा, बकौल इनके सेफ हाउस, मेरे हिसाब से वो ट्रैप हाउस है। जाहिर बात है, आप ट्रैप है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपके पासपोर्ट्स उन्होंने अपने पास जब्त किए होते हैं। आप बाहर भी जाएंगे, अगर कोई पकड़ता है तो आप क्या बताओगे मैं कहां से आया हूं, अगर बताओगे भी तो उसको प्रूफ कैसे करोगे। तो एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब वहां पे आपको अब पाकिस्तान से जब आप तोरखम से या उससे आप एंटर हुए ना, वाया अफगानिस्तान अगर जाते हैं तो फिर ये उससे चला जाएंगे चमन के हिसाब से, वरना तुर्खम बॉर्डर के हिसाब से, तुर्खम बॉर्डर से आपको किया जाएगा ईरान में ऑर्डर। अब देखें, ईरान में आपको 5 दिन 10 दिन
महीना, 2 महीने, 3 महीने, कितना भी टाइम लग सकता है। अब वो 2 से 3 महीने, मैं महीना कंसीडर करता हूं जी, छोड़ दे बाकी सारी चीजों को। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे चेकिंग होगी। चेकिंग होगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आपके पास, आप पकड़े जाएंगे। आपके पास एंट्री नहीं है उस मुल्क की, जब एंट्री नहीं है, ट्रांजिट नहीं है, या वो मतलब उसकी इमिग्रेशन की स्टेप नहीं है, तो डेफिनेटली आप इलीगल हो। आपको वापस, वैसे तो नॉर्मली ईरान वापस नहीं भेजता, डायरेक्टली अपने वो एग्जीक्यूशन की साइड पे लेके जाता है कि बंदों को यहां पे मार दिया जाए। अच्छा, अब वहां पे क्या होता है, अगर आप यहां से बच बचा के निकल भी गए, लकीली मोस्टली आप समझ लें जी कि 70 to 80% जो है ना यहाँ पे सक्सेस रेशो है कि वो जी सिक्योरिटी लैब्स है या कुछ भी है, वहां से आप चले गए, तुर्की पहुंच गए। तुर्की पहुंचने के बाद अब जाहिर बात है टर्किश गवर्नमेंट भी इसके लिए कॉन्शियस है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम आता है। यूरोप की तरफ से भी बहुत ज्यादा मतलब कंट्रीज का उनके ऊपर जो है ना उसके ऊपर क्या कहते हैं, ब्लेम भी है, उनका अक्यूज भी है, और उनके ऊपर जो है ना मतलब आप समझ लें कि तुर्की के ऊपर सारा उनका क्लेम भी यही है कि जी लोग आपके कंट्री से हमारे यूरोप में या शेंजन में एंटर हो रहे हैं, तो आप इसको रोकें। जाहिर बात है, हर मुल्क की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी उसकी फॉरेन पॉलिसी है, उसकी अपनी जो है वो शनाख्त है या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसको फिल करने के लिए उनको मेहनत भी करनी पड़ती है। सो डेफिनेटली आप तुर्की पहुंच गए तो तुर्की भी जाके आपको रख लिया। अब क्या होता है जी, अब यहां से असल गेम शुरू होती है। 2 तरीके हैं वाया सी। ये जो है ना आपको एक जो है ना वो नहर है, उसको क्या कहते हैं यार, उस नहर का नाम भी बड़ा आसान सा है, पता नहीं पुर्तगाल की नहर है कि वो कौन सी एक नहर है, वो इस्तांबुल के साथ ही एरिया है, वहां से आपको क्रॉस करवाया जाता है जब उसका पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। अब लकीली अगर वक्ती तौर पे पानी का लेवल कम भी हुआ तो आपको तैर के जाना पड़ेगा, अगर आपके पास सामान भी है तो वो भी नहीं है, और खाने का आप सोच नहीं सकते कि आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि जो डीलर है वो सिर्फ पैसे का यार है, उससे आपको लेना देना आपके साथ कुछ नहीं है। अच्छा, एक और यहां पे इंसिडेंट भी हो सकता है, अगर कहीं से उसको भनक पड़ गई क्योंकि पीछे वाला पाकिस्तानी डीलर था, उसने आपको हवाले किया तफ्तान वाले के, तफ्तान वाले ने उठाया आपको हवाले किया तीसरे के, अब ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब ये क्या करते हैं, अब ये पिछला जो है ना पहला, उसको पता होता है ये बंदे का बैकग्राउंड क्या है, इसकी फैमिली कौन सी है, किस हिसाब से है। अगर तो आपका है ना उसका बैकग्राउंड उसको तगड़ा है, यार ये बंदा जो है ना अच्छी इनकी फैमिली या जिम्मेदारा है ये वो, ये उसको करेगा कॉल के भाई इनकी सेफ लगा दो। अब इसका नाम इन्होंने सेफ रखा हुआ है कि इसकी सेफ लगा दो। अब आप वहां फंसे हुए हैं, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, वहां पे बांध के रखा जाएगा, आपकी वीडियो कॉल पे आपके अपनों से बात करवाई जाएगी, मारा पीटा जाएगा उस वीडियो कॉल पे, और यह तकाजा किया जाएगा तो इतने पैसे देंगे तो आपका बंदा छोड़ देंगे। पिछले क्या करेंगे, जाहिर बात है उनको अपने बंदे से प्यार है, अपने बेटे से प्यार है, अपने भाई से प्यार है, जिन्होंने जिसको भी भेजा है या जो भी पीछे हैं, जाहिर बात है उसकी जान को तो जाया उन पैसों के लिए नहीं करेंगे। सो नॉर्मली डील स्टार्ट होती है 30 लाख से 35 लाख के राउंड अबाउट, यहां से फिर ऊपर जाती है, कम से कम 20 से 25 लाख में डील डन होती है। वो जितना भी फिर कोई दे दे, वो उन्होंने कहना जी पैसा ट्रांसफर करवाएं, पैसा भी आपसे ले लिया जाएगा, फिर आपका बंदा वहां से आगे, वो डंकी वाला प्रोसेस चल रहा है, वो डील आपकी ऑलरेडी ऑन है जो आपने डील फाइनल की है यहां पे डीलर के साथ। अब जनाब वहां से आपको भेजा जाएगा। अब ये जो लड़के जो इंसिडेंट हुआ आपको समझ आई इसका क्या हुआ, बकौल जो सर्वाइवल था एक, उसकी वीडियो भी आपने देखी होगी, मैंने भी देखी, उसमें वो खुद बता रहा है कि 4 से 5 दिन कश्ती एक ही जगह पे खड़ी है जहाज, और 4 से 5 कश्तियां उसको इर्द गिर्द से घिरे हुए हैं, कुछ लोग उसमें से एंटर किए जा रहे हैं और कुछ उनमें से भिजवाए जा रहे हैं। यहां पे समझ आ रही क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है जी कि जितने लोग उस कश्ती में सवार थे उनके पिछलों को फोन किया जा रहा है कि भाई तुम्हारा बंदा अगर उसकी जान बचानी है तो वो फंस ऐसी सिचुएशन में गया है, अगर नहीं तो हम उसकी जिंदगी की गारंटी नहीं है हमारे पास, अगर गारंटी चाहिए तो हमें इतने लाख पेमेंट भिजवाओ। जिनके अपनों ने पीछे से पेमेंट भिजवा दी उसको निकाल के छोटी कश्ती में डाल के वहां से निकाल दिया गया, जिन्होंने नहीं भिजवाई या जो नहीं कर पाए अंजाम आपके सामने। अब ये अलहदा से आपको एक खर्चा पड़ गया, फिर आगे आप मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू ना हुआ आपके साथ, ऐसा कि अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई इशू हो, तो वहां से फिर आगे आप निकले, अल्लाह सबकी जानों की हिफाजत करे, मैं तो ये दुआ करता हूं। लेकिन ये मैं खुदकुशी के जुमरे में लेके जाता हूं कि आपको जब पता है जानबूझ के कि भाई आपकी अपनी जान को खतरा है और आप ये काम कर रहे हो, तो
मुझे ये लगता है कि आप खुदकुशी के जुमरे में फॉल करते हो। मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा, मैं कोई इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, मेरी जो अपनी लॉजिक है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं कि अपनी जान से इस तरीके से खेलना जायज नहीं है सिर्फ पैसे की खातिर। पैसा वो है जो अल्लाह पाक ने आपके किस्मत में लिखा, वो आपको मिलके रहना, कोई नहीं छीन सकता। रिज्क दौलत सब उसके हाथ में है। अच्छा खैर, अब वहां से आपको शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो जो निकाले गए, अब बंदा पूछे वो जो निकाले हैं वो किधर गए, और जो नए ऐड किए हैं वो कौन से हैं। कुछ ऐड भी किए हैं बंदे और कुछ उन्होंने वहां से निकाल दिए। तो ये सारा मामला हो रहा है। इनमें आपके साथ सेफ वाला मामला मैंने आपको बताया है। अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, तो बस आप खुद समझदार हैं कि कौन कौन से हालात से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। यहां पे पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे मौके आपको मिल सकते हैं जिनसे आप रोजी कमा सकते हैं। शॉर्टकट लाइफ में नहीं है मेरे भाई। कोई भी अगर कह रहा है कि मैं शॉर्टकट से इतना कमा लूंगा, इतना कमा लूंगा, ये जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं ना कि यूरोप आने के बाद इतना कमाएं, एक्चुअली वो कमा उन वीडियो से रहे हैं जिनके टैग्स पढ़ के आप लोग जो है ना वो व्यूज देते हैं और उनकी आती हैं। मुझे ये बताएं कि अगर उनको कमाने की इतनी टेंशन नहीं है तो फिर वो वीडियोस अपलोड करके अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट क्यों करते हैं। ये सब एक धंधा है, ये सब एक बिजनेस है। आप उनकी इन्फ्लुएंस में ना आए। जो लोग आपको वहां पे वीडियोस में सब्ज बाग दिखा रहे हैं वो सब्ज बाग नहीं है, काइंडली इसको समझिए। बाकी मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आपकी जान और माल अल्लाह के हाथ में है, हिफाजत उसकी जितनी आपकी हो सके मैं आपको गाइड करता रहूंगा। मेरा किसी को अगर बोलना बुरा लगता है, जैसे एक भाई ने पिछले दिनों भी एक टैग वो कमेंट में लिखा था जी कि पढ़े लिखे लगते हो लेकिन तुम इलीगल बंदों को जो डंकी लगा कर आए हैं वो कितने मेहनती हैं और फलां और ढिमकान। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको जस्टिफाई करूं, क्योंकि हर बंदे का अपना ज़र्फ है। जो गैर कानूनी तरीके से मेरे भाई एंटर हुआ है वो क्रिमिनल है। इसको आप कानून की रूह से देख लो, आप इसको माशरती रूह से देख लो, मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकता। अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो उसको जो मर्जी आप नाम दे सकते हो, उसका नाम फिर मुझे बताओ ताकि दुनिया को पता चले कि जो गैर कानूनी किसी के मुल्क में एंटर हुआ है वो क्राइम नहीं कर रहा, वो क्रिमिनल नहीं है। मेहनत करता है तो चोर भी बड़ी मेहनत करता है कि वो रात को जागता है, लोगों के घर में अपनी जान खतरे में डाल के गुजरता है। डाकू भी बड़ी मेहनत करता है, वो अपनी जान को हाथ में लेकर खतरे में डालता है, लूटता है लोगों को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मेहनत की वजह से उसके रिस्क हलाल हो गया और वो क्रिमिनल नहीं है। सो मैं इतना ही कह सकूंगा। बाकी आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और भी क्लियर करूंगा, इससे रिलेटेड नहीं, और भी कुछ इश्यूज हैं जो मेरे सामने अभी आ रहे हैं, तो गाए बगाए मैं उनको क्लियर करता जाऊंगा। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।